नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे एचपीआरसी के द्वारा अपने ऑनलाइन एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी डिस्कस किया जाएगा ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो है वो यहाँ से हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी जेबीटी एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अभी आपके पास सही टाइम भी है और सफिशिएंट टाइम भी है कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर जो है वो आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की कि आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाएंगे और पेपर के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। तो अगर आप इन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा राज्य ऐसा है जो क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट स्टेट कौन है इन टर्म ऑफ एरिया, तो लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो इनमें से सबसे पहले तो उत्तराखंड दिया गया है। उत्तराखंड का एरिया जो है वो देखते हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा ये सारे ही हिमाचल के पड़ोसी स्टेट हैं, तब ये क्वेश्चन हिमाचल से जो है वो मिलता जुलता बनता है। सबसे पहले उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड का जो एरिया आता है वो कितना आता है, वो आता है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। ये उत्तराखंड का जो है वो एरिया है। अगर हम पंजाब के एरिया की बात करते हैं तो पंजाब का एरिया आता है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम हरियाणा के एरिया की बात करते हैं तो हरियाणा का एरिया आता है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल का एरिया कितना आता है, आपको पता है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल का एरिया आता है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया इनमें से कौन सा है, तो अपना हिमाचल प्रदेश ही जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म ऑफ एरिया। अब आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा इनमें से जो है वो सबसे बड़ा स्टेट आता है। जिन जिन के साथ हिमाचल बाउंड्री शेयर करता है उनमें से सबसे बड़ा स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश ही जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वाज द हिमाचल प्रदेश टाउन एंड विलेज प्लानिंग एक्ट पास। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया एचपीआरसी के द्वारा अपने ऑनलाइन एग्जाम में कि ये जो हिमाचल प्रदेश का नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम है ये किस वर्ष जो था वो पारित किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश का ये जो टाउन एंड विलेज प्लानिंग एक्ट है ये कब पारित किया गया था, ये 1977 में जो था वो पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1977 में ये हिमाचल प्रदेश का टाउन एंड विलेज प्लानिंग एक्ट पास हुआ। देखिए, ये जो एक्ट लाया गया था 1977 का, ये एक्ट, इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो लैंड का जो यूज़ किया जाए उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हो, एक लीगल वे में जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया जाए, डेवलपमेंट, बिल्डिंग, उनसे रिलेटेड जो है वो रेगुलेशन हिमाचल प्रदेश में जो है वो बेसिक से जो है वो इसका जो है वो एम था। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही, तो हिमाचल प्रदेश में एक सेक्शन भी आता है, सेक्शन 118। ये सेक्शन 118 भी आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो बात करता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो एग्रीकल्चर लैंड है और नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वो जो है वो नॉन हिमाचलीज को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, परंतु इसमें कुछ एक्सेप्शंस जो है वो आगे चलकर रखी गई हैं जिसके थ्रू जो है वो अलग अलग क्लॉज जो है वो आ जाते हैं। परंतु ये जो है वो बेसिक इसका जो है वो थीम है, या फिर ये जो धारा 118 है ये जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब धारा 118 भी चर्चा में थी, वो आपने ध्यान रखना है। वैसे ही एक और चीज़ यहाँ पर जो है वो जुड़ेगी, वो क्या जुड़ेगी, वो जुड़ेगी यहाँ पर रेरा क्या है और रेरा की स्थापना वगैरह कब की गई। रेरा का पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इसको एचपी रेरा जो है वो बोलते हैं। एचपी रेरा की अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना कब की गई, इसने कब से जो है वो काम करना स्टार्ट किया, तो इसने 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2020 से जो है वो इसने काम करना जो था वो स्टार्ट किया था। 1 जनवरी 2020 से इसने काम करना जो था वो स्टार्ट किया। और इसका काम क्या है, ये क्यों जो है बनाया गया एचपी रेरा, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो प्लॉट की सेल होती है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बिकती हैं यहाँ पर, वो जो है उसमें कंज्यूमर के जो राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, चाहे वो बेचने वाला है चाहे वो खरीदने वाला है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट यहाँ पर करना जो है वो इसका एचपी रेरा का जो है वो काम है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज द एल्टीट्यूड रेंज फ्रॉम द एवरेज सी लेवल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि एवरेज सी लेवल से, अगर हम औसत समुद्र तल से देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो एल्टीट्यूड रेंज जो है वो क्या आती है, तो हिमाचल प्रदेश की जो एल्टीट्यूड रेंज आती है वो 350 मीटर से
6975 मीटर तक जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी HPRC ने अपने ऑनलाइन एग्जाम में पूछा और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट सीरीज में भी एज सच जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश में एवरेज जो सी लेवल है उसका एल्टीट्यूड कितना है, वो 350 मीटर से 6975 मीटर के बीच में आता है। यहाँ पर हम कुछ बेसिक जो है पॉइंट याद रखेंगे हिमाचल के बारे में जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जो मैं हर बार बताता हूँ। हिमाचल का लैटिट्यूड सबसे पहले बताऊंगा। लैटिट्यूड हिमाचल का कितना है, वो 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ से जो है वो 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ की ओर जो है वो आता है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड कितना है, तो वो 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड ईस्ट से जो है वो 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड ईस्ट की ओर जो है वो आता है। ठीक है, ये हिमाचल का लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपने ध्यान रखना है। आपने 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की पॉपुलेशन ध्यान रखनी है, वो 68,64,602 पर्सन जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ पर मेल पॉपुलेशन कितनी है, मेल पॉपुलेशन जो है वो भी ध्यान रखने 34,81,873 है और फीमेल पॉपुलेशन भी ध्यान रखनी है। फीमेल पॉपुलेशन 33,82,729 है। जियोग्राफिकल एरिया हम पढ़ चुके हैं। डेंसिटी हिमाचल की 123 है। सेक्स रेशो 972 है हिमाचल की। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री लगाता है, ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ और ऊपर की ओर लद्दाख साइड में जम्मू कश्मीर भी जो है वो बाउंड्री शेयर इसमें जो है वो करता है। ठीक है जी, तो ये सब बेसिक हिमाचल के बारे में हो गया। अब हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था, वैसे तो 15 अप्रैल 1948 को इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया था, परंतु इसको जो फुल स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया वो 25 जनवरी 1971 को जो था वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू PLFS 2023-24 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितनी है 2023 का जो PLFS है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश की 5.4% है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा देखते हैं तो 2023-24 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.4% है 2023-24 में। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द यूजुअल स्टेटस वॉज 3.2% फॉर द मेल एंड 7.0% फॉर द फीमेल इन रूरल एरिया। तो ये रूरल एरिया की आपने ध्यान रखनी है कि रूरल एरिया में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मेल के लिए 3.2% है, महिलाओं के लिए कितनी है, फीमेल के लिए वो 7.0% है। अगर हम ऐसे ही देखते हैं अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में भी ध्यान रखना है कि मेल के लिए ये 4.8% है और फीमेल के लिए जो है ये 18.2% है। ठीक है, मेल के लिए 4.8% और फीमेल के लिए 18.2% है अर्बन एरियाज में। तो ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो है एक ऑफिशियल डाटा जो है वो जाना कि ये जो है वो रूरल एरिया में कितनी है, अर्बन एरिया में जो है वो कितनी है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है और पूरे हिमाचल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितनी है। 5.4% आपने ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ से पक्का क्वेश्चन एग्जाम में और भी बनेगा। एक बार तो बन चुका है परंतु एक बार फिर से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच स्कीम प्रोवाइड्स अप टू 3,000 मंथली असिस्टेंस टू पुअर पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक सीरियस इलनेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन हमने गिरिराज पत्रिका में बहुत बार डिस्कस किए हैं और ये क्वेश्चन देखो पूछा भी गया था। अब बोलते हैं कि यहाँ पर कौन सी योजना है हिमाचल प्रदेश की जो पुरानी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों को 3,000 रुपया मासिक सहायता प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं। वैसे ही एक योजना चलाई गई है सहारा योजना। ये सहारा योजना जो है वो मंथली 3,000 रुपये असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 3,000 रुपया किसको प्रोवाइड करवाती है, ये उन पेशेंट्स को, उन मरीजों को जो है वो 3,000 रुपया प्रोवाइड करवाती है पर मंथ जो सीरियस और पुरानी बीमारियों से जो है वो ग्रसित हैं। अब इस योजना के तहत अगर हम बात करें कि टोटल कितने बेनिफिशियरीज हिमाचल प्रदेश में हैं, टोटल कितने लाभकर्ता हिमाचल प्रदेश में हैं 2024-25 तक, तो लगभग 33,915
ये भी डाटा पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तो 33,915 आपने ध्यान रखना है। अब बोलते हैं यहाँ पर एक और बात कि ये जो हिमाचल प्रदेश की ये योजना है सहारा योजना, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, परंतु कब से? तो ये इम्प्लीमेंट की जा रही है 15 जुलाई 2019 से। 15 जुलाई 2019 से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये इम्प्लीमेंट कब से की जा रही है, कितने लोगों को इसके तहत फ़ायदा मिल रहा है और कितनी सहायता जो है वो इसके तहत जो है वो दी जाती है। एक ऐसी ही हिम केयर योजना भी है। हिम केयर योजना कब से इम्प्लीमेंट की जा रही है? हिम केयर योजना जो है वो 1 जनवरी 2019 से जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। और हिम केयर योजना के तहत जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, उसमें 5 लाख तक का जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA की अपकमिंग पटवारी एग्जाम के लिए और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका जीके वाला सेक्शन है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब देखिए आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को सीरियस लेकर तैयारी कर रहे हैं। 2 तरह की तैयारी है, एक जो आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, मेरिट में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरा आप जो है सिर्फ दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि बस यहाँ से जो है तैयारी करनी है, फॉर्मेलिटी करनी है, सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन से मतलब है तो टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मुगल एम्पर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन 1620। तो 1620 के आसपास बोलते हैं किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। तो कांगड़ा किले पर कब्जा किया गया था 1620 के आसपास जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर इसका होगा। देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं राजाओं के बारे में। तो उस टाइम कांगड़ा की अगर हम बात कर रहे हैं तो नूरपुर की बात करना पहले ज़रूरी है। नूरपुर जो है वो नूरपुर के राजा उस टाइम जहांगीर, नूरपुर के राजा जो है वो जगत सिंह उस टाइम हुआ करते थे। और जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान जो है वो जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान जहांगीर ने नूरपुर की यात्रा भी की थी। जहांगीर नूरपुर की यात्रा पर लगभग 1622 ईस्वी में आया था और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आया था। जहांगीर को ये स्थान बहुत ही सुंदर लगा था और ये जहांगीर यहाँ पर एक महल भी बनाना चाहता था, परंतु जगत सिंह को यहाँ से डर हो गया कि इसने कहीं महल यहाँ पर बना दिया तो वो तो खतरे में आ जाएगा, तो उसने मिसगाइड कर दिया। उसने कुछ गलत तरह के लोग जो है वो जहांगीर को दिखाए और बोला कि ऐसी ही बीमारी जो है वो हो जाती है जो लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का हवा पानी ऐसा ही है। तो जहांगीर की पत्नी भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो वो लोग डर गए और उन्होंने यहाँ पर घर बनाने का जो प्लान था वो ड्रॉप जो है वो कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि नूरपुर का नाम कैसे पड़ा। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी होता था और जगत सिंह की ना जहांगीर के साथ अच्छी खासी बनती थी। तो जब जहांगीर यहाँ पर आया तो जहांगीर की पत्नी के सम्मान में जो धमेरी था उसका नाम जो है वो नूरपुर रख दिया गया। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां जो था वो होता था। ठीक है जी, हम कांगड़ा किले की ओर चलें तो कांगड़ा किले पर जब जहांगीर का कब्जा हुआ था तो पहला जो है वो मुगल किलेदार किसको बनाया गया था? पहला मुगल किलेदार उस टाइम नवाब अली खान को जो था वो बनाया गया था। 1620 की ये बात है। अगर हम बात करें कि कांगड़ा किले का फिर अंतिम मुगल किलेदार कौन से ईयर में बना, तो 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार जो था वो बना था। वो कौन बना था? वो नवाब सैफ अली खान जो था वो बने थे। ठीक है, वो 1740 में जो था वो बने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ट्रीटी एंडेड द एंग्लो गोरखा वॉर एंड एस्टेब्लाइज्ड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द शिमला हिल्स। तो बोलते हैं कि किस संधि के कारण एंग्लो गोरखा युद्ध समाप्त हो गया और शिमला पहाड़ियों पर जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण जो है वो स्थापित किया गया। तो वैसे तो गोरखाओं का कंट्रोल यहाँ पर हुआ करता था। गोरखा आए कैसे? गोरखाओं को इनवाइट किया गया बिलासपुर और कुछ और अन्य रियासतों के द्वारा कि आप आओ यहाँ पर, और संसार चंद जो उनको बहुत ज़्यादा तंग उस टाइम कर रहा था, संसार चंद को यहाँ पर आकर जो है वो हराओ। संसार चंद को हराने तो वो आ गए। संसार चंद के साथ उनका युद्ध भी हुआ 1804-05 के करीब और महल मोरिया नामक स्थान पर जो था वो युद्ध जो था वो हुआ था। अब बोलते हैं महल मोरिया में जो ये युद्ध हुआ था इसमें संसार चंद को जो है वो भागना पड़ा था, भागकर उसको अपने किले में छिपना पड़ा था। अब गोरखा किले को तो नहीं भेद पाए, परंतु उन्होंने आसपास के इलाकों में अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और शिमला के बहुत सारे
ऐसी रियासतें थी शिमला की उस टाइम जिनके ऊपर जो है गोरखाओं का कंट्रोल आ गया था। अब वहाँ से भी जो है वो लोग परेशान हो रहे थे, राजा लोग परेशान हो रहे थे। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स का भी नया आगमन था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ हाथ जहाज जो था वो मिला दिया और एंग्लो गोरखा वॉर को भी समाप्त किया गया एक संधि के द्वारा। वो ट्रीटी ऑफ संगौली जो था वो हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो ट्रीटी ऑफ संगौली हुई थी इसके थ्रू जो है वो एंग्लो गोरखा वॉर को समाप्त करने के लिए कहा गया। और ये भी कहा गया कि गोरखाओं को जो है ये क्षेत्र छोड़कर जो है वो अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा, नेपाल की ओर उनको जाना पड़ेगा। और वो चले भी गए थे, उनको जो है वो फ्रीली यहाँ से जो था वो जाने दिया था। उससे पहले उनके अंग्रेजों के साथ युद्ध भी हुए। अंग्रेजों के जो युद्ध हुए इसमें इनके बहादुर सिपाही भी मारे गए, जैसे कि भक्ति थापा की मृत्यु हो गई थी। भक्ति थापा गोरखाओं का एक बहादुर कमांडर हुआ करता था और सरदार ये हुआ करता था। तो इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये भी क्वेश्चन बनता है। तो मल्लौन के किले में इसकी मृत्यु हुई थी, या फिर कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मल्लौन के किले में किस गोरखा सरदार की मृत्यु हुई थी। वो जो है वो भक्ति थापा की जो था वो मृत्यु हुई थी। संगौली की संधि 1815 के करीब करीब होती है और उसके बाद जो है वो गोरखाओं को अपनी निजी संपत्ति के साथ जो है वो वापस नेपाल सुरक्षित जाने जो है वो दिया गया। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो है वो रियासतों पर आ जाता है, परंतु ब्रिटिशर्स ने भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट जो है वो रियासतों को किया। उन्होंने अलग अलग कानून लाए, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है वो राजाओं को खुद डिसाइड किया उन्होंने कि कौन राजा होगा, राजाओं की उपाधि देना उन्होंने स्टार्ट की। जो भी उनको फेवर करता था उसके हिसाब से वो जो है वो रियासतों को जो है वो मुआवजा वगैरह देते थे। तो वो एक अलग से बात जो है वो वहाँ पर आएगी। हम बात करते हैं यहाँ पर एंग्लो गोरखा वॉर की, क्योंकि हिस्ट्री में भी ये एक एंग्लो गोरखा वॉर का क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि ये एंग्लो गोरखा वॉर हुआ कब था। ये एंग्लो गोरखा वॉर जो है वो 1814 से 1816 के बीच में जो है वो हुआ था। और ये जो ट्रीटी ऑफ संगौली हम पढ़ रहे हैं कहीं पर इसका लिखा गया है कि 1815 में हुई थी, कहीं पर 1816 में लिखा गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1815-1816 में ही जो था वो हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है इस ट्रीटी ऑफ संगौली के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इज कनेक्टेड टू मनाली थ्रू आउट द ईयर बाय द अटल टनल। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घाटी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग द्वारा पूरे वर्ष मनाली से जो है वो जुड़ी रहती है। तो ये अटल टनल की यहाँ पर बात की गई है। कौन सी वैली जुड़ी रहती है, तो लाहौल स्पीति वैली अब पूरे साल जो है वो मनाली के साथ जो है वो जुड़ी रहती है। अगर हम अटल टनल की बात करेंगे तो अटल टनल का भी आपने ध्यान रखना है। अटल टनल जो है वो कितने किलोमीटर लंबी आती है, ये 9.02 किलोमीटर लंबी जो है वो टनल आती है। ये जो है वो मनाली को केलोंग से जो है वो एग्जैक्टली जो है वो जोड़ती है। और ध्यान रखना है कि कौन सी हिमालयन रेंज में ये आती है, तो ये पीर पंजाल रेंज में जो है वो आती है। पीर पंजाल रेंज में आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसको अटल टनल का नाम जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करें कि इसकी इनॉग्रेशन ये ओपन कब की गई थी, तो ये 4 अक्टूबर 2020 को जो था वो ओपन की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे, उन्होंने 3 अक्टूबर 2020 को जो है वो इसका उद्घाटन किया था। और उस टाइम बीजेपी की सरकार हिमाचल में होती थी। और उसके बाद ये 4 अक्टूबर 2020 को जो है वो आम पब्लिक के लिए खोल दी गई थी। तो ये अटल टनल का जो है वो बेसिक यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनता है। ये कितने किलोमीटर लंबी है, ये कब ओपन की गई, ये ऑपरेट किसके द्वारा की जाती है, तो वो ये BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो ऑपरेट जो है वो की जाती है। ये किसके द्वारा, BRO के द्वारा जो है वो ऑपरेट की जाती है। हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भी हम बात कर लेते हैं कि BRO की स्थापना जो है वो कब की गई थी। BRO की स्थापना जो था वो 1960 में जो था वो की गई थी। तो यहाँ से इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको टिप्स पर रटाए हुए हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि 2011 की जनगणना की एक अलग से ही टेस्ट सीरीज है। हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ का था, वो हमीरपुर का था। ऑप्शन ए सही आंसर। परंतु ज़रूरी नहीं कि हर बार यही ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएं और इतने आसान क्वेश्चन ही जो है वो पूछे जाएं। क्वेश्चन थोड़े आसान से डिफिकल्ट भी जो है वो किए जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो हमीरपुर का लिटरेसी रेट जो है वो कितना % है। अगर ये भी पूछ लिया कि गया कि हमीरपुर का लिटरेसी रेट जो है वो कितना % है, तो वो भी जो है वो थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर कर देगा।
20% जो है वो हमीरपुर का लिटरेसी रेट है। अगर हम बात करते हैं पूरे हिमाचल के लिटरेसी रेट की 2011 के जनगणना के अनुसार तो वो 82.80% जो है वो आता है। इसमें से मेल लिटरेसी रेट 89.5% आता है, फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 75.9% आता है। हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, सबसे कम लिटरेसी रेट चंबा का आता है, 72.2% चंबा का जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो आता है। वैसे ही अगर हम देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब था डाटा और 2001 की जनगणना के अनुसार ये डाटा क्या था। 2001 की जनगणना के अनुसार आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट था वो 76.5% हुआ करता था, 76.5% था। और 2001 की जनगणना के अनुसार भी जो था वो हमीरपुर का ही लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा था। हमीरपुर का लिटरेसी रेट 82.50% जो था वो 2001 की जनगणना के अनुसार हुआ करता था। और 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो मेल लिटरेसी रेट था वो 85.3% था, फीमेल लिटरेसी रेट 67.4% था। तो इतना यहाँ से जो है वो आपको बेसिक यहाँ से पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं मनाली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो मनाली जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। मनाली की अगर हम बात करते हैं तो मनाली जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो आता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जब भी नदियों की बात हुई है तो हमने 5 नदियां जो है वो हिमाचल प्रदेश की पढ़ रखी हैं, जिसमें से सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज नदी जो है वो आती है। और सबसे लंबी नदी जो सतलुज नदी आती है वो कितने किलोमीटर लंबी है, वो 320 किलोमीटर लंबी जो है वो है, मतलब 320 किलोमीटर वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। अगर हम दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर जो सबसे लंबी नदी आती है वो ये हमारी ब्यास नदी ही जो है वो आती है। ब्यास नदी 256 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। पहले तो ये निकलती कहाँ से है ब्यास नदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्यास नदी का ध्यान रखना है आपने कि निकलती कहाँ से है। ये जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप भृगुतुंग से जो है वो निकलती है, वहां से ये निकलती है। उसके बाद ये मनाली में एंटर करती है, मनाली के बाद ये कुल्लू से होकर बहती है। तो कुल्लू भी जो है वो ब्यास नदी के किनारे ही जो है वो बसा हुआ है। मंडी को भी ये टच करती हुई निकलती है। फिर उसके बाद जो है ये बिलासपुर को भी हल्का सा टच करेगी। फिर उसके बाद ये हमीरपुर के बाद ये कांगड़ा और उसके बाद ये हिमाचल को छोड़ भी देती है। अगर हम मंडी की ब्यास नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है बजौरा के समीप, और जो है ये कांगड़ा में प्रवेश करती है संधोल के समीप। तो कांगड़ा में ये संधोल के समीप जो है वो एंटर करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नदौन जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नदौन जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो आता है। नदौन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। ये जो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के नाम क्या क्या हैं। तो एक तो हमीरपुर खुद है, दूसरा हमने नदौन पढ़ लिया। इसके अलावा जो है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके अलावा जो है वो भौरंज विधानसभा क्षेत्र आता है और एक बड़सर विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है। तो टोटल ये 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो हमने हिमाचल की नदियों से जानना स्टार्ट किया। नदियों के जानने के बाद हमने जो है वो विधानसभा क्षेत्र भी जान ली। अच्छा, हिमाचल की नदियों की लेंथ की मैं बात कर रहा था तो उसको कंप्लीट एक बार कर ही लेता हूँ कि सबसे लंबी नदी ब्यास नदी सतलुज नदी आती है। दूसरे नंबर पर ब्यास नदी आती है जो 256 किलोमीटर बहती है। सबसे छोटी नदी जो है वो कौन सी आती है और वो कितना किलोमीटर जो है वो बहती है। सबसे छोटी नदी जो आती है वो यमुना नदी जो है वो आती है। यमुना नदी लगभग 20-22 किलोमीटर के करीब जो है वो हिमाचल में बहती है। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम कई बार पूछ लिया जाता है कि वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी हिमाचल की जो है वो कौन सी है। तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम आपने ध्यान रखना है कि वॉल्यूम के हिसाब से अगर आपसे पूछा जा रहा है तो चेनाब नदी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हिमाचल की सबसे बड़ी नदी जो है वो है। ये चेनाब वही नदी है जो पहले लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा के नाम से जो है वो जानी जाती है। तांदी नामक स्थान पर ये आपस में मिलती हैं और चंबा में जब ये प्रवेश करती हैं तो पांगी वैली में ये प्रवेश करती हैं। चंबा में ये भुजिंद में प्रवेश करती है और उसके बाद चंबा में बहती हैं चेनाब के नाम से। उसके बाद चंबा को ये छोड़ भी देती हैं। तो चंबा को छोड़ने का जो स्थान है वो संसारी नाला है। संसारी नाला के समीप चंबा को छोड़कर ये कश्मीर में प्रवेश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जाने जो पूछे गए थे अभी तक ऑनलाइन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द स्पीति रिवर मीट्स द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। उस स्थान की पहचान कीजिए जहां पर हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी सतलुज नदी में जो है वो मिलती है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये हमने इससे पिछले एडिशन में डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे।
साथ में ही ध्यान रखें टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करेंगे @allexam31। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दी जाती हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।